नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से इस नए सेशन में स्वागत है आप सभी का। प्रीलिम्स को लेकर के प्रीलिम्स सक्सेस सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें डेली बेसिस पर हम इस समय पर हम क्विज देखने वाले हैं। और इस क्विज में ज़्यादा प्रश्न नहीं होंगे, सिर्फ हमारे 10 प्रश्न होंगे और 10 प्रश्न उन्हीं टॉपिक से जुड़े हुए होंगे जिन टॉपिक को हम टारगेट के अंतर्गत कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज के इस सीरीज में इन 10 प्रश्नों में आपके जो प्रश्न हैं वो प्रश्न हैं सैंधो सभ्यता से संबंधित। ठीक है, पहले प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे सैंधो सभ्यता से संबंधित, और सैंधो सभ्यता के साथ साथ यहाँ पे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो क्योंकि ये टॉपिक आप कंप्लीट कर चुके हैं टारगेट वीडियो के अंतर्गत, तो उम्मीद करता हूँ आप इन प्रश्नों का सही जवाब देंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न है, बोला जा रहा है सिंधु सभ्यता संबंधित है। सैंधो सभ्यता की बात की जा रही है और बोला जा रहा है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? प्रागैतिहासिक युग से, आद्र ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। जब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की, तो सिंधु सभ्यता का संबंध होता है आद्र ऐतिहासिक युग से। आद्र ऐतिहासिक युग से इसका संबंध है। इसका कारण क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण है कि इनकी जो आप कह सकते हो, इनकी जो लेखनी है, इनके बारे में लेखन तो हमें प्राप्त हुआ है, लेखन तो है, इनके बारे में लिखित जानकारी तो प्राप्त होती है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है। इसी के कारण इसको हम आद्र ऐतिहासिक युग से जोड़ते हैं। जब हम सैंधो सभ्यता की बात करते हैं, सैंधो सभ्यता की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो सैंधो सभ्यता है ये गैर आर्य सभ्यता है। गैर आर्य सभ्यता है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। क्या है ये? ये है गैर आर्य सभ्यता। ठीक है, गैर आर्य सभ्यता। और गैर आर्य सभ्यता है, इसका कारण क्या है? कारण क्या है इसका? कारण इसका है क्योंकि आर्य सभ्यता जो थी वो क्या थी? ग्रामीण थी। लेकिन सैंधो सभ्यता जो है वो क्या है? वो नगरीय सभ्यता है। सैंधो सभ्यता क्या है? एक नगरीय सभ्यता है। तो यहाँ पे आपको ये जानने की ज़रूरत है कि सैंधो सभ्यता गैर आर्य सभ्यता है। इसके पीछे कारण ये है कि क्योंकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी, लेकिन जो सैंधो सभ्यता है ये नगरीय सभ्यता है। आर्यों से एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना है कि आर्यों से इस सभ्यता का पूर्व में रखे जाने के पीछे जो कारण है वह है मृद भाड़, और मृद भाड़ के कारण इस सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलते हैं धूसर एवं चित्रित धूसर मृद भाड़ आपको देखने को मिलते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 2, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंडा, पैठन। शहरों के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे नदियों के नाम हैं गोदावरी, रावी, गंगा और कृष्णा। आपसे बोला जा रहा है कि इनको मिलान करना है। इनका क्या करना है? मिलान करना है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप जानते होंगे हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे है? रावी नदी से। ठीक है, हड़प्पा का संबंध कहाँ से है? रावी से। तो ए का जैसे ही आप दूसरा मैच करते हैं, तुरंत आपका जवाब बी विकल्प यहाँ पे निकल के आ जाता है, क्योंकि ए का दूसरे से मैचिंग कहीं नहीं किया गया है। अब जैसे यहाँ पे दिया है हस्तिनापुर, हस्तिनापुर की जब बात करते हैं इसका संबंध है गंगा नदी से, एकदम करेक्ट है। नागार्जुन कोंडा की बात करते हैं, इसका संबंध है गोदावरी नदी से, एकदम करेक्ट है। और पैठन की जब बात करते हैं तो पैठन का संबंध है कृष्णा नदी से। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है, ये आपको याद रखना है। अब यहीं पे एक चीज़ और जान लेना है कि जैसे हड़प्पा की हम बात करते हैं, तो हड़प्पा की जो खोज थी वो किसने किया था? वो दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था यदि पूछा जाए तो 1923 से 24 में इसकी खोज की थी। हस्तिनापुर की बात करें, हस्तिनापुर की बात करें, हस्तिनापुर की बात करें तो आपको याद रखना है बीबी लाल। हस्तिनापुर की बात करें तो बीबी लाल ने इसकी खोज की थी। कब? 1950 से 52 में इसकी खोज की गई थी। हस्तिनापुर के बाद जब आगे बढ़ते हैं, बात आती है तक्षशिला। तक्षशिला
तो तक्षशिला के संदर्भ में याद रखना है कि इसकी खोज जॉन मार्शल ने की थी। किसने की थी? जॉन मार्शल ने की थी। और ये कब किया था? 1913 से 14 में इसकी खोज की गई थी। तक्षशिला के साथ साथ एक और याद रखिएगा, कौशाम्बी अक्सर पूछा जाता है। कौशाम्बी की खोज जो है यहाँ पे जो खनन कराया वो NG मजूमदार। यहाँ पे खोज की बात कर रहा हूँ, मतलब उस समय खनन किसने कराया उसकी बात हो रही है। तो 1936 से 37 में यहाँ पे ये आपको देखने को मिला था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है हड़प्पन स्थल है जिसका नाम है सनौली। बोला जा रहा है अभी हाल के उत्खननों से यहाँ से क्या प्राप्त हुआ। सबसे पहले ये जो सनौली है, ठीक है, ये संबंधित है बागपत जिला से। किससे संबंधित है? बागपत जिला। बागपत जिला किस राज्य का? उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से ये संबंधित है। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो बारौत तहसील है। कौन सी तहसील है? बारौत तहसील आपको देखने को मिलती है। बारौत तहसील से इसका संबंध है। और सनौली नामक स्थान पे ये खुदाई हुई थी। और जब यहाँ पे खुदाई हुई थी तो यहाँ पे पाया गया था सवाधान। और ये जो सवाधान थे ये उत्तर और दक्षिण दिशा में, ठीक है, उत्तर से दक्षिण दिशा में ये देखने को मिले थे। तो यहाँ पे सवाधान देखने को मिला और उत्तर से दक्षिण दिशा में देखने को मिला। हड़प्पा सभ्यता के कई सारे स्थल हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे एक स्थल है बालू। तो बालू नामक जो स्थल है ये संबंधित है हरियाणा से। याद रखिएगा, इसका संबंध है हरियाणा से। एक स्थल है पाडरी। पाडरी जो स्थल है इसका संबंध है गुजरात से। एक स्थल है मांडा का जो संबंध है ये है जम्मू कश्मीर से। और एक स्थल है हुलास जो स्थल है ये संबंधित है उत्तर प्रदेश से। तो ये दो, हुलास हो गया, पाडरी हो गया, बालू हो गया, ये बहुत कम किताबों में देखने को मिलते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से नज़र बना के रखिएगा कि बालू नामक स्थल हरियाणा से, पाडरी नामक स्थल गुजरात से और हुलास नामक स्थल उत्तर प्रदेश से संबंधित। अगला है निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है आपको बताना है। वैदिक साहित्य की जब बात करते हैं तो इसके सही क्रम है वैदिक संहिताएं। वैदिक संहिताओं के बाद ब्राह्मण के बाद आरण्यक और आरण्यक के बाद उपनिषद। तो वैदिक साहित्य के सही क्रम की जब हम बात करते हैं तो ए विकल्प सही उत्तर है। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब इसी में एक चीज़ और याद रखने की ज़रूरत है। चलिए अगले प्रश्न में उसको कंसीडर कर लेते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के नाम से संबोधित किया गया है? कौन सी नदी है ऋग्वेद में जिसको माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के नाम से संबोधित किया गया है? तो ये नदी आपकी आती है सरस्वती। सरस्वती नदी को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं एक युद्ध हुआ था जिसको बोलते थे 10 राजाओं का युद्ध। 10 राजाओं का युद्ध, ये भी पूछा जाता है कि 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ। तो यहाँ पे याद रखना है परुष्णवी नदी के किनारे 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, जहाँ पे भरतों के जो राजा थे जिनका नाम था राजा सुदास, इनकी जीत हुई थी। राजा सुदास की इस युद्ध में जीत हुई थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है सरस्वती। अगला प्रश्न, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? देवनागरी, खरोष्टी, पाली, ब्राह्मणी। फास्ट जवाब, देखो आपका जो जवाब है ना वो प्रश्न देखने के 10 सेकंड में आ जाना चाहिए, क्योंकि आप इस टॉपिक का अध्ययन कर चुके हो। ऐसा है नहीं कि आपके लिए ये टॉपिक नया है। यदि नया नहीं है, आप इसका अध्ययन कर चुके हो, तो क्विक रिस्पॉन्स आपकी जिम्मेदारी है यहाँ पर। ठीक है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की जब हम बात करते हैं तो पहले आइए ऋग्वेद के बारे में देख लेते हैं बेसिक जानकारी। ऋग्वेद के बारे में यहाँ पे याद रखना है कि इसमें आपको देखने को मिलते हैं 10 मंडल। कितने मंडल देखने को मिलते हैं? 10 मंडल। यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं 1028 सूक्त देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ऋग्वेद के जो पुरोहित थे इनको होत्रा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होत्रा कहा जाता था। ये आपको याद रखना है। ऋग्वेद के जो पुरोहित थे उनको क्या कहा जाता था? होत्रा कहा जाता था। ये आपको याद रखना है। और इनकी जो लिपि थी वो थी ब्राह्मी लिपि।
गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? यहाँ पे बात हो रही है गौतम बुद्ध की। तो गौतम बुद्ध से जुड़ा हुई एक घटना जिसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि महापरिनिर्वाण से क्या संबंध है। तो महापरिनिर्वाण की जब बात करते हैं तो महापरिनिर्वाण इनको प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। और महापरिनिर्वाण का संबंध किससे है बुद्ध के जीवन से, ये आपका होमवर्क है जो कि कमेंट बॉक्स में आपको सबमिट करना है कि महापरिनिर्वाण के बारे में जो जानकारी आपको पता है वो आप कमेंट बॉक्स में सबमिट करेंगे। इसके बाद एक घटना थी महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण क्या थी? ये गृह त्याग की घटना थी। गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता था? महाभिनिष्क्रमण। अब अंतिम व्यक्ति कौन था जो इस धर्म में दीक्षित किया गया था? तो इसका नाम था सुभद्र, याद रखिएगा। और इसके साथ साथ जैसे बुद्ध के जन्म को हम किससे दर्शाते हैं? कमल से बुद्ध के जन्म की बात की जाती है, ठीक है। प्रथम प्रवचन की यदि हम बात करें, प्रथम प्रवचन की बात करें तो आप जानते हैं इसको दिखाया जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब प्रथम प्रवचन। महाबोधि की बात आती है। महाबोधि का संबंध है बोधि वृक्ष से बुद्ध के जीवन में, ठीक है। और गृह त्याग की घटना जो थी, गृह त्याग की घटना जो थी, इसके लिए घोड़ा चिन्ह दर्शाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? आपको बता दें कि इनके सर्वाधिक शिष्य हुए थे कौशल राज्य से, ठीक। कौशल राज्य से इनके सर्वाधिक शिष्य हुए थे, जिसके कारण इन्होंने अपना ज़्यादातर जो उपदेश है, सर्वाधिक उपदेश, वो श्रावस्ती में दिया। कहाँ पे दिया? श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया। और इसी के कारण आपको देखने को मिलता है कि बुद्ध ने जो अपनी अंतिम वर्षा ऋतु बिताई वो कहाँ पे बिताई? श्रावस्ती में बिताई। ये विकल्प इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो ये आपको अंतिम वर्षा ऋतु की बात की जा रही है, अंतिम वर्षा ऋतु की बात की जा रही है। एक चीज़ इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि श्रावस्ती उस संदर्भ में आपका सही उत्तर होता, श्रावस्ती उस संदर्भ में आपका सही उत्तर होता जब आपसे ये पूछा जाता कि बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तब आप श्रावस्ती को टिक करेंगे, तब आप श्रावस्ती को टिक करेंगे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए, तो आपको बताना है कौशल राज्य में सर्वाधिक उपदेश दिए, ठीक है। ये अंतिम वर्षा ऋतु की बात हो रही है, अंतिम वर्षा ऋतु की बात हो रही है कि अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताई। तो इसमें आपको याद क्या करने की ज़रूरत है? इसमें याद करने की ज़रूरत है महापरिनिर्वाण घटना को। किसको याद करने की ज़रूरत है? महापरिनिर्वाण घटना को याद करने की ज़रूरत है। और इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें शेयर करेंगे, इसका भी जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। 2 होमवर्क आपको दिया गया है, दोनों होमवर्क आपको अनिवार्य रूप से करने हैं। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे जैसे दिया है जल नहीं है यह जन्म, प्रथम प्रवचन महाबोधि त्याग, बोधि वृक्ष, धर्मचक्र परिवर्तन, घोड़ा, कमल। अब यहाँ पे क्या है? इसको मिलान करना है। इसको क्या करना है? इसको मिलान करना है। तो आप जानते हैं बुद्ध के जन्म की घटना को हम बोलते हैं कमल से दर्शाते हैं, ठीक है। गृह त्याग की घटना को हम घोड़ा से दर्शाते हैं। महाबोधि का संदर्भ हो गया बोधि वृक्ष से, और प्रथम प्रवचन हो गया धर्मचक्र परिवर्तन। अब यहाँ पे देखना है कि क्या यदि एक हमें कोई पता होता तो हम जवाब दे सकते थे, जैसे गृह त्याग की घटना घोड़ा, मतलब डी का तीसरा। तो यदि हमें सिर्फ इतना पता होता कि गृह त्याग जो है वो घोड़ा से संदर्भित है तो हम कर सकते थे। जैसे जन्म कमल से संबंधित है, ए का चौथा, तब भी हमारा 50-50 जवाब निकल जाता, 2 जवाब हमारे यहीं पे बाहर हो जाते। तो इस तरह के जब मैचिंग वाले आते हैं, ठीक है, तो हमें आसानी हो जाती है, क्योंकि हम समय यहाँ पे हमें बचता है। यदि हमें इसका जवाब पता होता है ना, तो हमें समय की बचत होती है और वही समय हम दूसरे प्रश्न में लगाते हैं। अगला, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? इसके बारे में भी हमने बताया कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, जिसके पीछे कारण था कि इनके ज़्यादातर शिष्य जो थे वो कौशल राज्य से संदर्भित थे। आज का ये पहला सेशन है, कल से और उत्कृष्ट सेशन होगा और फैक्ट के साथ आएंगे, और लास्ट में हम प्रीलिम्स फैक्ट को भी ऐड करेंगे। संबंधित टॉपिक से जुड़े हुए जो प्रीलिम्स फैक्ट हैं उनको लास्ट में हम ऐड करेंगे। तो कल से ये सेशन आपका और अच्छा होगा। बस इतना सहयोग करिएगा कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और
शेयर और कमेंट भी करिएगा। जो आपको होमवर्क दिए गए हैं उनको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कहीं पर किसी प्रश्न में यदि डाउट हो, ठीक है, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में आप अवश्य शेयर करिएगा। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं 10:30 पर जो आपका मूल्यांकन सेशन होगा। ठीक है, चलिए।